हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड नेचुरल रिसोर्सेस उसको हमने जो है कहाँ तक देख लिया था, सॉइल प्रोफाइल तक देख लिया था। इसी वीडियो का हमारा थर्ड पार्ट है ये, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे सॉइल टाइप से। सॉइल टाइप किसको कहते हैं, मतलब कि जो सॉइल के भाग हैं कितने तरह के होते हैं वो आज हम देखेंगे। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोस्ट सॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। जो बहुत अधिकांश जो मिट्टी है वो इन तीनों के मिश्रण से बना होता है। हाउ द सॉइल लुक्स एंड फील्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले कंटेंट इन अ पर्टिकुलर सॉइल टाइप। जो सॉइल कैसा दिखता है और कैसा महसूस होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में सैंड, सिल्ट और क्ले उसमें मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। फर्स्ट वन है इसमें अलुविलियल सॉइल। दिस इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट एंड वेरी फर्टाइल एंड वेरी फर्टाइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। द रिवर बेसिन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। कह रहे हैं कि जो अलुविलियल सॉइल हो वो बहुत ज़्यादा फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक सिल्ट जो है कंकड़ होते हैं। ठीक है, तो कंकड़ से बना बहुत ही ज़्यादा बारीक और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं ऐसी जो सॉइल होती है। कौन सी वाली, अलुविलियल वाली। इस टाइप की जो सॉइल है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रिवर बेसिन्स इन नॉर्दर्न प्लेन, जो हमारी जो नॉर्थ प्लेन्स हैं, प्लेन्स वाला जो रीजन है, जो ऊपर के साइड में अगर हम देखें तो जो यूपी बिहार का और जो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का, और इस तरफ से अगर हम आ जाए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के थोड़े हिस्से, तो ये सब जो है प्लेन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। तो इनमें जो है इस टाइप के सॉइल प्रेजेंट रहते हैं, खासकर जहाँ पे रिवर जहाँ पे रहेगा तो उसके आसपास अलुविलियल सॉइल पक्का प्रेजेंट रहेगा। फिर है ब्लैक सॉइल। नाम से समझ में आ रहा है, ये मिट्टी जो है दिखने में थोड़ी काली होती है। दिस इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड इज रिच इन मिनरल कंटेंट। इग्नियस रॉक से बनी होती है। रॉक के भी 3 प्रकार होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रॉक के 3 जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एंड इज रिच इन मिनरल कंटेंट। तो मिनरल कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड स्पेशली सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। मतलब जो कपास है उसकी जो खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जो है सूटेबल होता है, अच्छा होता है उसके लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन। मतलब जो दक्षिणी हिस्सा है डेक्कन इंडिया का, उसके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब ऊपरी पश्चिमी भाग, मतलब कि अगर हम महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के हिस्से की बात हो रही है। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, रेग्यूर सॉइल। फिर है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एंड कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन दैट गिव इट अ रेड कलर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई डस रेड सॉइल अपीयर्स रेड। रेड सॉइल क्यों लाल दिखता है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है, इग्नियस रॉक के क्रिस्टलाइन फॉर्म से। ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल बट क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड आफ्टर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू इट। मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल तो होता नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम फर्टिलाइजर डाल दें तो क्रॉप्स इसमें उगाए जा सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल मेनली इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मतलब जो दक्षिणी पठार है उसके जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, मतलब दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जितने हैं, अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी की तो इसमें कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, ओडिशा आ जाएगा, उसके अलावा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का रीजन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो है तुम्हारा तेलंगाना, ये सब के हिस्से जो हैं डेक्कन प्लेटू के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स कहलाएंगे। फिर है लेटराइट सॉइल। तो इट इज़ फाउंड इन द एरियाज हैविंग हाई रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ फाउंड व्हेन हैवी रेनफॉल वॉशेज अवे द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, हेंस इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। तो भारी बारिश की वजह से क्या होता है, ऊपर की जो सतह है वो बह जाती है, तो इस वजह से जो है इसका जो अपर लेयर है वो इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। इट इज़ क्लेई एंड रिच इन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो ये बहुत ज़्यादा क्लेई मिट्टी है। क्ले मिट्टी कैसी होती है, चिपचिपी सी होती है। ठीक है, और उसमें जो है आपस में स्टिकीनेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें जो है आयरन के ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इट इज़ फाउंड ऑन द हिल्स ऑफ डेक्कन, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण में
कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न घाट में। अब इसमें जो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल दिखाए गए हैं इस ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो इसका जो एपेक्स है, ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें क्ले लिखा हुआ है, ठीक है, येलो कलर से डिनोटेड है। फिर क्ले लोम है और लोम है, ठीक है, यहाँ पे। फिर है सिल्ट क्ले लोम, सिल्टी लोम और यहाँ पे सिल्ट। तो इस तरीके से जो है ये प्योर सैंड, लोमी सैंड और जो है लोमी सैंड, 3 तरह से ये दिया हुआ है इस वाले डायग्राम से। ये केवल जो है ये हिस्सा बता रहे हैं कि कितने % में जो है इंडिया में या कंपोनेंट जो है सॉइल में कितना प्रेजेंट रहता है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है क्ले का रहता है, ठीक है। आगे देख, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो है एक मैप दिया हुआ है जिसमें जो है सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन खासकर दिया हुआ है कि कौन सी जगह पे कौन सा प्रेजेंट है। तो हम इस मैप में जो है कलर के हिसाब से हम देख लेते हैं, कलर के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसमें जो ग्रीन कलर है वो फॉरेस्ट एंड माउंटेन शो कर रहा है। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और इधर साइड ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा जो है अरुणाचल प्रदेश का स्टार्टिंग वाला हिस्सा और सिक्किम, इस तरफ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर है तुम्हारा एलुवियल सॉइल जो लाइट ग्रीन कलर से है। तो ये प्लेन्स देखिए हिस्सा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार है ना, हरियाणा, ये सब हिस्सा जो है प्लेन्स कहलाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारा जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला हिस्सा है, ठीक है, ये सब जो है इसमें रेड एंड येलो सॉइल प्रेजेंट है। फिर ब्लैक सॉइल देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा लेटराइन सॉइल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। तो डेजर्ट सॉइल, इट इज़ पोरस, सलाइन एंड सैंडी, ठीक है। पोरस माने जो है छन्ना, ठीक है। सलाइन माने इसमें नमकीन है और सैंडी है, ठीक है। इसमें मतलब जो ग्रैनुअल्स हैं वो कोर्स हैं, मतलब मोटे मोटे ग्रैनुअल्स हैं। अब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन विद हेल्प ऑफ गुड वाटर एंड सप्लाई, मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स जो है ग्रो किए जा सकते हैं अगर उसमें पानी का सप्लाई बहुत अच्छा हो। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इस तरह का सॉइल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन वैलीज and on hill slopes in the Himalayan region. The characteristics and humus content in the soils may vary with altitude. The mid-altitude zone contains coniferous trees and is low in humus content. मतलब कह रहे हैं कि जो माउंटेन सॉइल है वो कहाँ पाए जाते हैं, वैलीज में। वैली क्या होती है, जो माउंटेन है, ठीक है, 2 माउंटेन अगर है तो उसके जो वी वाला हिस्सा है उसको वैली बोलते हैं, ठीक है। और हिल स्लोप यानी ये माउंटेन है मान लीजिए, तो माउंटेन का ये वाला जो हिस्सा है नीचे की तरफ जो जा रहा है उसको स्लोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो हिमालयन रीजन में इस तरह के माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं। तो इनमें जो ह्यूमस कंटेंट है इस सॉइल में वो एल्टीट्यूड के साथ वेरी करते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे होता है। एल्टीट्यूड क्या होती है, हाइट, तो हाइट के साथ जो है वो वेरी करते रहते हैं। तो मिड एल्टीट्यूड जोन कंटेन्स कॉर्निफरस ट्रीज, ठीक। कॉर्निफरस ट्रीज कैसे होते हैं, कोन के आकार के, ठीक है, इस टाइप से। जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं ना, जिनकी आगे से जो एपेक्स है वो नोकीला होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो ट्रीज है वो कॉर्निफरस ट्रीज कहलाते हैं, ठीक है। और उसमें जो है मिट्टी में लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अपर लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस। मतलब सॉइल इरोजन में जो क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है, जो ऊपर की सतह है, वो सरफेस से हट जाती है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट कॉजेज फॉर सॉइल इरोजन। कॉजेज हम देख लेते हैं। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग रिवर्स एंड इन एरियाज अराउंड द सी कोस्ट, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश में रिवर में जो है क्या, रिवर से अगर पानी साइड में बहने लग जाए, फ्लड आने लग जाए, मतलब फ्लड माने बाढ़। इन एरियाज ऑफ सी कोस्ट, मतलब जो समुद्र की जो तट है उससे जो पानी बह के जो आता है दोबारा उससे। फिर स्पीडी विंड्स, ठीक है, हाई वेलोसिटी विंड्स कॉज सॉइल इरोजन इन ड्राई एंड बैरन लैंड्स। मतलब अगर सूखी जमीन हो, ठीक है, बैरन मतलब बंजर जमीन, तो सूखी और बंजर जमीन में बहुत तेज हवा चलने से, आंधी उड़ने से सॉइल उड़ने लगती है। रेगिस्तान में जो है इस तरह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरक्रॉपिंग एक्सेट्रा लीड टू सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन माने पेड़ को काटना, ओवरग्रेजिंग माने बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना, और ओवरक्रॉपिंग माने जो बहुत ज़्यादा जो है खेती करना। इससे जो है क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ये ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कंजर्व कैसे करें।
Soil is a resource which cannot be replaced. Its formation is slow and difficult process. Therefore, it is vital to check its erosion. We must adopt methods to conserve, protect, renew and maintain soil fertility. कह रहे हैं कि जो सॉइल है, रिसोर्स है, जो रिप्लेस तो हो नहीं सकता, उसका जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत धीरे है और बहुत मुश्किल प्रोसेस है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको जो है चेक करते रहे कि इरोजन ना हो, सॉइल इरोजन ना हो. तो इसके लिए हम इसके जो है मेथड्स कंजर्वेशन के यूज़ करना चाहिए, जिससे हम मिट्टी को बचा सकें, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, रिन्यू, दोबारा उसे बनने में टाइम दे, और जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ पनता है उसकी, ठीक है, पनपता जो जिसमें पनपे वो सॉइल में कुछ, तो वो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे. तो मेथड्स हम देख लेते हैं कि कैसे बचाएं. एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, एफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है देखते हैं. प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इन एरियाज वेयर वेजिटेशन कवर हैज़ बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन. मतलब कि अगर हम पेड़ पौधे लगाएं जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, वेजिटेशन माने पेड़ पौधे जहाँ उगते हैं उनको वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है, तो वो जहाँ पे कम हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, उसको एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं. अगर हम वहाँ पे लगाएं, पेड़ पौधे लगाने को एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं. डिजर्टिफिकेशन कैन ऑल्सो बी चेक बाय प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ डेजर्ट. तो डिजर्टिफिकेशन को हम रोक सकते हैं, मतलब डिजर्टिफिकेशन माने रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया, ठीक है. कैसे रोक सकते हैं? अगर हम जैसे रेगिस्तान है तो उनके आसपास जो है, जो उसके किनारे हैं, उसमें अगर हम पेड़ लगा दें तो मिट्टी बांधने का काम करती है. तो इस तरीके से जो डेजर्ट है उसका फैलाव नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं टेरेस फार्मिंग. टेरेस आर बिल्ड ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन ईच टेरेस. द स्टेप्स रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्री फ्लोइंग रेन वाटर एंड प्लांट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड बाय द वाटर आर कैरिड डाउन टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है. तो अगर हम जैसे यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, तो टेरेसेस अगर बना दें, ठीक है, जैसे सीढ़ियाँ हैं वैसे बना दें, तो क्या होगा, डायरेक्ट प्लेन वाटर से पानी ऐसे छन के नहीं आएगा, ठीक है, सीढ़ी पे रुक रुक के आएगा, ठीक है. तो इससे ये होगा जो मिनरल्स पानी के साथ बहते बहते आते हैं वो हर लेवल पे डिपॉजिट होते जाएंगे. और इसमें हम अगर हम पेड़ लगा दें और या कुछ क्रॉप वगैरह कल्टीवेशन के लिए हर्ब्स या श्रब्स लगा दें तो मिट्टी को रोक के रखेगा, मिट्टी और नहीं बहेगी, ठीक है. आगे देखते हैं काउंटर प्लोइंग, ठीक है. इन दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन अक्रॉस द स्लोप एंड अलोंग द काउंटर्स ऑफ द लैंड. इट चेक्स द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है काउंटर प्लोइंग का. तो इसमें आप देख रहे हैं कि काउंटर प्लोइंग जो है बीच बीच में किया गया है, ठीक है. ये भी जो है माउंटेनियस एरियाज में किया जाता है. तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे टेरेस फार्मिंग में हमने स्टेप्स देखे थे, ठीक है. तो इसमें जो है जो हमारे जो पहाड़ है उनके चारों तरफ जो है इस तरह से स्पाइरल में उसको पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स लगाए जाते हैं और काउंटर बनाए जाते हैं. काउंटर जो है एक मेड़ टाइप का होता है, बीच बीच में गड्ढा करके खन के, ताकि जो है पानी उसमें जमा होता रहे, ठीक है, और पानी से जो मिट्टी है वो ना बहे. कंट्रोल्ड ग्रेजिंग. It is important to regulate how much and how often to graze the cattle. It helps the grass to grow back, which prevents soil erosion. मतलब एक जगह, जैसे मान लीजिए कि हम पशु चराने को एक जगह पर्टिकुलर जगह ए प्लेस पे लेके जाते हैं, ठीक है, ठीक. तो वहाँ पे अगर हम बार बार रोज लेके जाएं तो घास होना बंद हो जाएगी. तो एक समय आएगा कि वो डेजर्ट बन जाएगा या सॉइल इरोजन हो जाएगा वहाँ से. तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह ए, एक जगह बी, तो कैटल को एक दिन ए जगह पे लेके जाए, एक दिन बी जगह पे लेके जाए, ठीक है. तो इससे क्या होगा, ए जगह पे वापस से घास उगने में हेल्प होगा. तो मिट्टी, दोनों तरफ की मिट्टी जो है बची रहेगी. आगे देखते हैं बिल्ड डैम्स, ठीक है. डैम शुड बी बिल्ड टू चेक स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है. दिस वुड कंट्रोल फ्लड्स एंड चेक सॉइल इरोजन, ठीक है. मतलब कह रहे हैं कि जो डैम्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लोइंग वाटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. मतलब जो पानी है उसकी जो वेव्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं. तो इससे क्या होगा, फ्लड नहीं आएगा और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा. फिर नेक्स्ट क्या है, क्रॉप रोटेशन. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. दिस मेथड कंजर्व्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल इन अ नेचुरल वे. क्रॉप रोटेशन में जो है एक प्रैक्टिस है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हम एक ही ज़मीन पे दूसरे तरह के जो है पौधे लगा सकते हैं, ताकि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उपजाऊपनता जो है वो मेंटेन रहे. कैसे कि हम जैसे मान लीजिए अगर हम गेहूं ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक ज़मीन पे हम कई सालों से जो गेहूं लगाते जा रहे हैं तो उसकी जो न्यूट्रेंट है उसमें कम हो जाएंगे. अगर हम बारी बारी से क्रॉप रोटेट करते रहें, कभी हमने लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिए, ठीक है, कभी हमने पौधे लगा दिए,
ठीक है, किसके, फूल के, कभी हमने सब्जी के पौधे लगा दिए। तो इस तरह से अगर रोटेशन करते रहें तो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अदर मेथड देख लेते हैं। ग्रोइंग टॉल ट्रीज एज विंड ब्रेकर्स इन एरियाज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, जहाँ बहुत तेज आंधी आती है वहाँ पे हम लंबे लंबे पेड़ लगाएं। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन नैरो स्ट्रिप्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? इसमें हम, जैसे ये ज़मीन है तो इसमें हम पट्टियों में अगर हम पौधे लगाएं तो क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर रिसोर्सेज। Like land and air, water is also an important component of natural environment. Water is not only essential for drinking purposes, but it is also provides shelter to many of the organism. It is a tasteless and colorless substance that covers about 3/4 of the Earth's surface. The Earth is therefore called the water planet or blue planet. तो पानी और लैंड के जैसे वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट का। क्यों? क्योंकि वो केवल पीने के काम नहीं आता, लेकिन वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है। ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई स्वाद नहीं है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, जो हमारे अर्थ का 3/4 हिस्सा कवर करता है। ठीक है, पानी। तो इसको, अर्थ को इसलिए वाटर प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। The earth has both the fresh as well as saline water. About 97.3% of the earth's water is saline, while only 2.7% is fresh. About 70% of fresh water occurs in glacier and ice sheet in the mountainous region, Greenland and Antarctica. जो हमारा अर्थ है उसमें फ्रेश और सलाइन दोनों तरह का वाटर है। इसमें 97.3% जो है सलाइन है, मतलब नमकीन है, और केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर है, जिसमें से भी 2.7 में से भी 70% जो वाटर है वो कहाँ से आता है? ग्लेशियर से। ठीक है, जो बर्फीली चट्टानें हैं उससे, और जो आइस शीट्स हैं जो हमारे माउंटेन्स में जो ऊपर की तरफ टॉप पीक्स पे रहते हैं वो, और कहाँ पे? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। ठीक है, फ्रेश वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड एंड लेक। उसके अलावा कहाँ होते हैं? नदियों में। ठीक है, झीलों में और लेक्स में। ठीक है, पॉन्ड्स में। मेल्टिंग स्नो इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो स्नो मेल्ट होके आती है वो एक फ्रेश वाटर का अच्छा स्रोत है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडीज आर इनएक्सेसिबल। जो हमारे फ्रेश वाटर के कई स्रोत हैं वो उनको हम एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओनली 1% ऑफ इट इज अवेलेबल एंड यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब 70% में भी केवल 1% ही जो है अवेलेबल है, उपलब्ध है और यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। द ओशन कंटेन्स सलाइन वाटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू एक्सट्रीम सलाइनिटी, इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। भले ही जो हमारा प्लैनेट है वाटर प्लैनेट है सलाइन वाटर की वजह से, लेकिन फिर भी सलाइन वाटर इंसान पी तो सकता नहीं है, तो इसलिए जो है समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है और ह्यूमन के कंजप्शन के लिए भी फिट नहीं है। वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। इट इज नॉट स्टैटिक, इट मूव्स कंटिन्यूअसली। वाटर कैन नीदर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब कि जो वाटर है बहुत ज़्यादा प्रेशियस सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा कीमती है, वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, वो हमेशा बहता रहता है और अर्थ सरफेस से वाटर को ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। टोटल वॉल्यूम जो अर्थ का है पानी का वो कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, वाटर फ्रॉम ओशंस मतलब समुद्र में से जो है, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, वाटर फ्रॉम ओशन एंड ह्यूज वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। तो उसमें से जब पानी जो है इवेपोरेट होता है तो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। फाइनली इट प्रेसिपिटेट्स बैक टू अर्थ सरफेस, और फिर धीरे से फिर वो जो प्रोसेस है वो दोबारा जो है कंटिन्यू होता है बारिश के रूप में। प्रेसिपिटेशन, बारिश। द होल साइकिल टू वाटर सर्कुलेशन इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल और द वाटर साइकिल। इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। एक फैक्ट देख लेते हैं नीचे। वाटर एंड हेल्थ सैनिटाइजेशन। डायरियल डिजीजेस कॉजेज सम 6000 डेथ्स एवरी डे। तो जो डायरियल डिजीजेज होते हैं जो पानी से रिलेटेड है वो करीब 6000 डेथ हर दिन करते हैं। ठीक है, 1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई। ठीक है, लगभग 1 बिलियन लोग जो हैं स्वच्छ पानी की उनको आपूर्ति नहीं हो पाती है। इफ़ ट्रेंड कंटिन्यूअस सम 2.4 बिलियन पीपल वुड बी विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर। मतलब अगर ऐसा होता रहा तो फिर एक समय आएगा कि 2.4 बिलियन पीपल को पानी उपलब्ध नहीं होगा। टू एक्सेस पाइप्ड वाटर थ्रू हाउस होल्ड कनेक्शंस इन 2002।
तो एक ये ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें शो कर रहा है कि इतने लोगों को 2002 में पाइप वाटर की सप्लाई थी, ठीक है, इस वाले ग्राफ से। फिर है एक्सेस टू सैनिटेशन लिंक्ड सीवेज सिस्टम, ये इसमें ग्राफ है, इसमें शो कर रहा है कि कितने लोगों को सैनिटेशन मतलब होता है कि जो हमारी जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, जो घर से जो नाली गंदा पानी जो निकलता है, जो सीवेज सिस्टम है, ठीक है, उसको सैनिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कितने लोगों के घर में प्रॉपर है, ठीक है। फिर इंडिया हैज़ ओवर 60% ऑफ फैमिलीज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू वाटर एट होम, मतलब 60% फैमिली के पास कोई पानी नहीं है। 1990 देयर वर 243 मिलियन अर्बन एंड 988 मिलियन रूरल डवेलपर्स विदाउट एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर, मतलब कि स्वच्छ पानी। पोर्टेबल वाटर यहाँ पे ये नहीं है कि मटके का पानी, पर पीने योग्य पानी की बात हो रही है। तो इतने लोगों को पानी एक्सेस नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 डायग्राम्स है, एक में जो है पाई चार्ट के थ्रू बताया जा रहा है कि पानी जो है कितना है, 97% है और फ्रेश वाटर 3% है, ठीक है, फर्स्ट वाले ग्राफ से। उसमें भी जो है हिस्सा दिखाया कि जो है सबसे ज़्यादा आइस कैप्स और ग्लेशियर में है, फिर ग्राउंड वाटर में उससे कम, और जो है फिर अदर्स जो सोर्सेज हैं उससे कम। ये सरफेस वाटर है, फिर उसका हिस्सा दिखाया, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है झीलों में पानी है, फिर उससे कम जो है स्वैम्स, ठीक है, जो दलदल ज़मीन रहती है उसमें पानी है, और सबसे कम जो है नदियों में पानी है, ठीक है। ये वाटर साइकिल दिखा रहे हैं। मैंने बताया ना, जो ओशन है उसमें से पानी जो है एवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बादल जो हैं फिर बारिश करते हैं और बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पे गिरते हैं। तो पहाड़ों से रिवर के रूप में पानी आता है, बारिश के रूप में धरती पे पानी आता है, फिर वो बह करके ओशन और रिवर्स वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल तुम्हारी कंप्लीट हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम यूज़फुलनेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।